Hello everyone, myself Dr. Barkha Singh. Welcome back to Leaf Care Health. आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी। तो उसमें हमने 1 to 50 क्वेश्चन देखे थे AIPGT 2017 के। नाउ हम पार्ट 2 देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 51 क्वेश्चन। बालशोर चिकित्सा में वर्णित लाक्षादि तेल में निम्न उक्त कौन सा द्रव्य है? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज मस्तु। क्वेश्चन 52, शीर आलसक बच्चों में किस कारण से होता है? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज त्रिदोषजन्य दृष्टि। तो इसमें अष्टांग हृदय जब चिकित्सा बता रहे हैं तो वो बोलते हैं कि धात्री और बालक दोनों को ही वमन कराना चाहिए, है ना। अच्छा, शीर अल्सक में तो त्रिदोष स्तन्य दृष्टि बता दी है, लेकिन जब बाल शोष आप पढ़ोगे तो वहाँ पर देखोगे जो स्तन्य दृष्टि है वहाँ पर कफ प्रधान बताई हुई है, ठीक है। पारिगर्भिक में क्या बताया हुआ है कि गर्भिणी माँ के दुग्धपान की वजह से होता है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन 53, काश्यप संहिता के किस अध्याय में पंचभौतिक तेल का निर्देश किया गया है? इसका जो रेफरेंस है वो आपको कल्प स्थान में मिलेगा, षटकल्प अध्याय में, ठीक है। और जो पंचभौतिक तेल का जो यूज़ बताया हुआ है वो बोलते हैं कि पंचेंद्रिय विवर्धना, यानी कि पांचों जो हमारी इंद्रियां हैं उनका वर्धन, उनका वृद्धि करने के लिए करती है, यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 54, डिफेक्टिव डार्क एडेप्टेशन इज इनिशियल सिम्टम ऑफ विच द फॉलोइंग? सो विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से होता है। क्रेनियोसिनोस्टोसिस से तात्पर्य है। क्वेश्चन 55, तो इसमें क्या होता है, जो बेबी का जो स्कल में जो सूचर्स होते हैं, है ना, उनका जो प्रीमेच्योर क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो बेबी का फेस है और जो हेड सर्कमफ्रेंस है ना, उसमें थोड़ा सा डिफॉर्मिटी हो जाती है। बेबी की जो ब्रेन की जो ग्रोथ है वो नॉर्मली होगी, ठीक है, लेकिन जो फिज़िकल जो अपीयरेंस है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको कुछ चीज़ें मिलती है जैसे कि बल्जिंग फॉन्टेनेली मिलेगी, है ना, स्कैल्प वेन्स जो होती है वो नोटिसेबल होगी, ठीक है। बेबी जो है पुअरली फीड करेगा। इसके अलावा ऑटिज़म जैसे कुछ डिसऑर्डर्स भी एसोसिएट हो सकते हैं। बेबी का हेड सर्कमफ्रेंस बड़ा मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन 56, काश्यप मत अनुसार कौन से मास में गर्भ वेदना का अनुभव करने लगता है? सो तृतीय मास में, 3rd मंथ में, ठीक है। नेक्स्ट, काश्यप ने प्लीहा विवृद्धि चिकित्सा में निम्न उक्त कौन सा योग विशेष रूप से प्रतिपादित किया है? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज गुडुचि स्वरस सिद्ध माहिश घृत। इसके अलावा आचार्य काश्यप ने ही प्लीहा रोग में जो है कटु तेल को इंडिकेट किया है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन, बच्चों में दिखने वाला मातृका दोष डैश दूषित होने के कारण होता है? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज रक्त और कफ। मातृका दोष के जो पर्याय हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि गुद्दकुट, अनामक, पृष्ठारु, अहिपूतना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि आफ्टर इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल और यूरिन, अगर आप एनोरेक्टल हाइजीन मेंटेन नहीं रख पा रहे हो बच्चे की, तो उसकी वजह से उसको जो है मातृका दोष होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सततम अधः शयो अर्थात सदा उल्टा नीचे मुख करके सोना डैश ग्रह बाधा का लक्षण है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज अंधपूतना। इसके अलावा इसमें आपको पोत की उत्पत्ति भी मिलती है, वो भी इम्पॉर्टेंट लक्षण है। नेक्स्ट देखिए, स्कंद ग्रह गाढ़ मुष्टि वर्चऊ, ठीक है, हतेक पक्ष एक नयन स्रावी, ठीक है। नैगमेश में देखेंगे तो वहाँ मिलेगा ऊर्ध्व निरीक्षण हसन और एक नेत्र शोफ। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो क्वेश्चन में मतलब पूछे ही जाते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। नेक्स्ट पूतना में देखोगे तो वहाँ मिलेगा क्या, स्वपति सुखम दीवान रात्रौ, दिन में सोएगा लेकिन रात में नहीं सोता है बच्चा, ठीक है। तो बाल ग्रह पर अगर हम एक डिस्कशन करने लग जाए तो बहुत लंबा वीडियो चली जाएगी, ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 60, बृहत घन तथा स्थिर मूल वाले लक्षण कौन से मास के दंत उत्पत्ति में मिलते हैं? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज 8th मंथ में। ये आपको दंत संपत्ति के लक्षण पूछे गए हैं यहाँ पर। एक इसमें छूट रहा है शुक्लता, है ना, दांतों का शुक्ल होना, वो भी
दंत संपत्ति के लक्षण में आता है। और जो 8th मंथ में अगर बेबी के दांत आते हैं तो वो श्रेष्ठ माने गए हैं, है ना। इसके अलावा एक बार डिस्कस कर लेते हैं बाकी मंथ में कौन कौन से लक्षण मिलते हैं। जैसे कि 4th मंथ में अगर दंत उत्पत्ति होगी तो कैसे होंगे दंत? दुर्बल, आशुक्षयी, आमय, बहुलता। 5th मंथ में स्यंदन आदि लक्षण मिलेंगे। 6th मंथ में मलग्राही, घुड़दंता, है ना। 7th में द्विपुटा, इंपॉर्टेंट याद रखना है। स्फोटिनी, राजीमंत। 8th मंथ में सर्वगुण संपन्न, है ना, हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 61, संदृष्ट रोमा किस प्रकार के मूत्रकुच का लक्षण है? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज कफज। 62 क्वेश्चन, सुश्रुत ने किसे मूत्र उपघात का प्रकार नहीं माना है? तो शोणितजा मूत्रकृच जो है वो इन्होंने नहीं माना। 63, सद्य प्राणहर मर्म कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, इट इज अधिपति। तो सद्य प्राणहर मर्म टोटल 19 बताते हैं आचार्य सुश्रुत, और इसमें भी 4 श्रृंघाटक हो गए, है ना, कंठसिराएं 8 हो गई, 2 शंख मर्म हो गए, बाकी सारे एक एक होते हैं। कौन कौन से? अधिपति, गुदा, हृदय, बस्ती और नाभि। तो इस तरीके से टोटल 19 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, स्रोत में कितने प्रकार के मर्म स्थित होते हैं? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज 8 मर्म। नेक्स्ट देखिए 65, स्थूल अणु समविषम पाली के रोगी में किस प्रकार का बंध प्रयोग किया जाता है? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज व्यायोजिम। और अगर कर्णवेद बंध विधि चैप्टर जो है अगर रिवाइज करना चाह रहे हैं तो यू कैन क्लिक ऑन आई बटन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 66, यदि रोगी बहुत बहुअर्श से पीड़ित हो तो किस भाग के अर्श में पहले क्षारकर्म करते हैं? ठीक है, तो दक्षिण भाग में करते हैं। नेक्स्ट देखिए 67, इन विच स्टेज ऑफ हेड इंजरी ग्लासगो कोमा स्केल इज 14 और 15 अलॉन्ग विद अनकॉन्शियसनेस? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज माइल्ड हेड इंजरी। सो हेड इंजरी ऑन द बेसिस ऑफ GCS, इसको जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ मिनिमल, जिसमें जो स्कोर है वो 15 रहता है। माइल्ड में इन बिटवीन 13 to 15, मॉडरेट में 9 to 12 और सीवियर में 3 to 8 रहता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68, कौन सा भगंदर असाध्य होता है? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज क्षतज। अच्छा, भगंदर जो है आचार्य सुश्रुत ने 5 बताए हैं। सुपसु करके याद रख लेना, सुपसु, SUPSU, है ना। शतपोनक, उष्ट्रग्रीव, परिस्रावी, शंबुक और उन्मार्गी। तो इसमें जो ऑर्डरली सीक्वेंसली अगर आप देखोगे तो वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और शतज ये बताए हुए हैं। तो जो लास्ट के 2 हैं दैट इज़ शंबुकावर्त और उन्मार्गी, है ना, जिसको शतज भी कहते हैं। तो ये दोनों ही जो है असाध्य हैं, याद रखना है। इसके अलावा आचार्य वाग्भट ने जो है 8 बताए हैं भगंदर के टाइप्स। तो 5 तो आचार्य सुश्रुत वाले हो गए, प्लस 3 कौन कौन से हैं? तो परिक्षेपी, ऋजु और अर्शोभगंदर। और इसमें दोष भी पूछे जाते हैं। तो परिक्षेपी में जो दोष हैं वो है VP, ठीक है, ऋजु में वात कफज और अर्शोभगंदर में PK। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 69, पक्वाशय से निकलने वाला किस प्रकार का स्राव असाध्य माना गया है ना। तो इसमें 3 प्रकार के स्राव जो हैं असाध्य बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने, कि अगर पक्वाशय से निकल रहा है पुलकोदक के समान तो वो असाध्य है, रक्ताशय से अगर निकल रहा है क्षारोदक के समान तो वो भी असाध्य है, और तीसरा है अमाशय प्लस त्रिक संधि से अगर कलायंभ निबंध निकल रहा है, कलाई के समान, मटर यूष के समान निकल रहा है तो वो भी असाध्य है। तो याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 70, सिरा एवं स्नायु में प्रविष्ट शल्य को निकालने के लिए किस प्रकार का बंध प्रयोग किया जाता है? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज संदंश यंत्र। तो आचार्य सुश्रुत ने अलग अलग यंत्र के अलग अलग यूजेस बताए हैं, जैसे कि संदंश यंत्र में बोलते हैं वो त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु। ठीक है, इन चारों के गत अगर जो शल्य है तो वो संदंश यंत्र के थ्रू आप निकाल सकते हो। ठीक है,
स्वास्तिक में वो बताते हैं कि अस्थिक जन्य शल्य है तो वहाँ पे स्वास्तिक यूज़ करो, है ना। ताल यंत्र में कर्ण, नासा, नाड़ी, इन तीनों की गत शल्य है, तो कैसे याद रख सकते हो, नानक ताल करके याद रख लो, ठीक है। तो न से नाड़ी, न से नासा और क से कर्ण और ताल से हो गया ताल यंत्र, है ना। तो नानक ताल करके याद रख लो। नेक्स्ट नाड़ी यंत्र में वो बताते हैं 4 कर्म कौन कौन से, एक तो है स्रोतोगत शल्य, दूसरा रोग दर्शनार्थ, थर्ड आचूषण और फोर्थ हो गया क्रिया सौकर्य अर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 71। दोषग्न मुख लेप का प्रमाण क्या है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 1/4 अंगुल, है ना। आचार्य शारंधर ने ये डिवीज़न दिया हुआ है कि दोषग्न मुख लेप का है 1/4 अंगुल, विषग्न का है 1/3 अंगुल और वन्य का है 1/2 अंगुल, ठीक है। और 1 अंगुल को अप्रॉक्सीमेटली 1.95 सेंटीमीटर कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आचार्य सुश्रुत ने सभी लेप के लिए जो थिकनेस बताई है वो बताई है आर्द्र महिष चर्म, ठीक है। इसके अलावा दोष अनुसार भी बताया हुआ है कि अगर वातिक है तो 1/4 पार्ट लेना है, पैतृक में 1/6 पार्ट और कफज में 1/8 पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 72। सुश्रुत अनुसार दृष्टि का प्रमाण है कृष्ण मंडल का 1/7 भाग, है ना। तो इसको कैसे याद रखोगे, निकट करके याद रख लो, निकट। तो ना से हो गया नेत्रायाम, ठीक है, निकट 137 ऐसे। तो नेत्रायाम का 1/3 पार्ट होता है कृष्ण मंडल, कृष्ण मंडल का 1/7 होता है दृष्टि मंडल, ठीक है। तो दृष्टि में ट आता है ना, तो दृष्टि निकट, ठीक है। इसके अलावा जब सुश्रुत सूत्र में जाओगे 35 में, तो वहाँ बताया हुआ है कि दृष्टि मंडल का प्रमाण कितना है, तारक अंश का 1/9 पार्ट, ठीक है। और नेत्र आयाम विस्तार पूछेगा तो क्या बताना है आंसर, 2.5 अंगुल, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। निम्न में से कौन सा वाक्य श्लेष्म विदग्ध दृष्टि रोग के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो श्लेष्म विदग्ध दृष्टि में क्या हो रहा है, नक्तांध्य, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस टाइप का है, तो पेशेंट जो है रात में नहीं देख पाएगा, है ना। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, डैट इज़ रोगी को रात में देखने में कठिनाई नहीं होती है, जबकि उसको कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ सब्जेक्टिव टिनिटस, इम्पैक्टेड वैक्स, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, हाइपरटेंशन और पेटुलस यूस्ट्रीशियन ट्यूब। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं 75th क्वेश्चन। नस्य कर्म के पश्चात किस शिरोरोग में लक्षणों की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। सो ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, इट इज़ क्षयज शिरोरोग। इसमें क्या होता है, स्वेदन, छर्दन, धूमपान, नस्य या असर्ग विमोक्षण यानी कि रक्त मोक्षण कराने के बाद में लक्षण जो है एग्रीवेट हो जाते हैं और ज़्यादा, ठीक है। तो श्लोक में भी ऐसे ही बताया हुआ है, संस्वेदन छर्दन धूमनस्य असर्ग विमोक्षयश्च विवृद्धम इति, ठीक है। इसके अलावा एक और लक्षण मिलता है क्या, भवेत उग्र रुजो अतिमात्रम, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है, इसीलिए इसकी चिकित्सा बताई हुई है भ्रूमण विधि, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 76। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्रैक्टिव एरर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, इट इज प्रेसबायोपिया, ठीक है। बाकी तीनों तो हैं ही। नेक्स्ट देखिए 77। सुश्रुत संहिता में सिरोत्पात का वर्णन डैश रोगों में किया जाता है, ठीक है। तो सिरोत्पात रक्तज है, रक्त दोष बाहुल्य है और उसमें वेदन कर्म बताया हुआ है ना। बाकी सर्वगत रोग है ये। नेक्स्ट देखिए, वाग्भट अनुसार जीवागत रोग की संख्या है 6, है ना, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 5 बताए हैं। तो अष्टांग हृदय ने 6 मतलब जो 6 है वो कौन सा एक्स्ट्रा माना है, अधोजीवा, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने अधोजीवा को कंठगत रोग में रखा है, जबकि अष्टांग हृदय ने जीवागत में ही।
तो आचार्य सुश्रुत के 5 कौन कौन से हैं जीवागत रोग? 3 तो कंटक हैं, वात पित्त कफ, चौथा है अलस या अलास, ठीक है। उसमें जो दोष हैं वो है कफ और रक्त, ये पूछ जाता है, इम्पॉर्टेंट है, असाध्य है वो। और नेक्स्ट है उपजीवा, जिसमें कफ रक्त बाहुल्य होता है। नेक्स्ट देखिए 79 क्वेश्चन, आचार्य वाग्भट के अनुसार शुष्क क्षिपाक में किस दोष की प्रधानता है? तो आचार्य सुश्रुत ने तो बताया है वातिक प्रीडोमिनेंस है, जबकि आचार्य वाग्भट बोलते हैं वात के साथ में पित्त भी है, ठीक है। और ये अशस्त्रकृत माना गया है, यानी कि भेषज साध्य है। तो चिकित्सा बताते हैं कि जीवने घृत या फिर अणु तेल से नस्से कर सकते हैं, है ना। और आनूप वसा, उसके साथ में शुंठी मिला करके अंजन कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखिए 80 क्वेश्चन, आचार्य वाग्भट अनुसार तृतीय पटल आश्रित शतज शुक्र क्या है? तो असाध्य है, ठीक है। देखिए वाग्भट ने जो सुश्रुत का जो सवर्ण शुक्र है ना, उसी को शतज शुक्र कह दिया है। पहले तो ये चीज़ क्लियर रख लो। आचार्य सुश्रुत ने जो कृष्णगत रोग में सवर्ण शुक्र बताया है ना, उसी को ही दूसरा नाम दे दिया शतज शुक्र के नाम से आचार्य वाग्भट ने, ठीक है। तो 3 कंडीशन बोलते हैं कि अगर दोष फर्स्ट पटल में है तो वो कृच्छ साध्य है, सेकंड पटल में है तो वो याप्य है, जबकि थर्ड पटल में वो असाध्य है, ठीक है। अच्छा, आचार्य सुश्रुत ने सवर्ण शुक्र की जो असाध्यता बताई है वो ऐसे बताई है जैसे कि द्वितुक गतम, यानी कि जब दूसरे पटल तक इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो वो असाध्य है। दूसरा मुदग निभम, मूंग की दाल की तरह लगेगा। नेक्स्ट तित्तिर पक्षी तुल्य, ठीक है। नेक्स्ट चिर उत्थित, ठीक है, अगर चिरकारी है तो। इसी प्रकार से अवर्ण शुक्र की भी साध्य असाध्यता बताई हुई है। अवर्ण शुक्र में बताते हैं कि अगर फर्स्ट पटल में है तो वो साध्य है, और अगर वो सेकंड पटल में है तो वो कृत साध्य है, ठीक है। और थर्ड पटल में है तो भी वो कृत साध्य है, ठीक है। तो ये अवर्ण शुक्र के बारे में था बाय आचार्य सुश्रुत। नेक्स्ट देखते हैं 81 क्वेश्चन, किस प्रकार के नस्य की बस्ती के समान प्रशंसा की गई है? तो प्रतिमर्श नस्य की हुई है। इसके लिए बोलते हैं कि प्रातः निशीच सर्वदा, ठीक है, यानी कि सुबह शाम 2 बार देना है। तो इससे भी ये भी क्वेश्चन आता है कि एक दिन में कितने काल देने हैं प्रतिमर्श नस्य को, तो 2 बार देते हैं। दूसरा उभय अर्थ बताया हुआ ये, ठीक है, निर्दोष व च दोषवान, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 82, उष्ण अर्थानाम शीतात, शीत अर्थानाम तथा सुखोष्ण, यह पंक्ति किस कर्म के संदर्भ में वर्णित है? तो ये आपको चरक सिद्धि 10 में मिलेगी, बस्ती सिद्धि अध्याय में, जहाँ पर 37 आस्थापन बस्तियों का उल्लेख है। तो ये बस्ती कर्म के लिए लाइन आई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 83, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापद होता है जब मृदु कोष्ठी एवं अबल व्यक्ति को अति तीक्ष्ण बस्ती दी जाती है? हिक्का, ठीक है, ऑप्शन बी। और इसमें चिकित्सा भी ऐसी बताई हुई है, हिक्काग्नम, हिक्का चिकित्सा करेंगे। दूसरा ब्रुह्मण चिकित्सा, ये आपको वहाँ मिलेगा बस्ती व्यापद सिद्धि अध्याय में, सिद्धि 7 में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 84, स्नेह बस्ती की मात्रा कितनी होती है? तो निरु का 1/4 भाग। नेक्स्ट देखिए 85 क्वेश्चन, अभुक्ते च प्रणीतस्य किस कर्म के संदर्भ में कहा गया है? तो ऑप्शन डी स्नेह बस्ती। स्नेह बस्ती के 6 उपद्रव बताए हुए हैं, है ना। चरक सिद्धि 4 में जब जाओगे तो वहाँ पे स्नेह व्यापद सिद्धि अध्याय पढ़ोगे, तो वहाँ पर स्नेह बस्ती के जो हैं 6 ये बताए हुए हैं, व्यापद बताए हुए हैं, ठीक है। पहला आता है वातावृत, दूसरा पित्तावृत, तीसरा कफावृत, चौथा है अति अन्न, ज़्यादा अगर जितनी भूख है उससे भी ज़्यादा अगर भोजन ले रहे हो तो। फिफ्थ आता है पुरीश आवृत, ठीक है। और सिक्स्थ आता है अभुक्तेचा प्रणीतस्य, यानी कि बिना अगर भोजन किए ही अगर स्नेह बस्ती दे रहे हो पेशेंट को तो, ठीक है। इसमें भी पुरीश आवृत में जो चिकित्सा बताई हुई है वो है उदावर्तहार चिकित्सा करनी है, और अभुक्ते वाले में करनी है छर्दीनाशक चिकित्सा, ठीक है।
तो ये भी पॉइंट्स याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए 86 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुख विरेचन के लिए श्रेष्ठ विरेचक द्रव्य कौन सा है? तो ये इजी क्वेश्चन है, त्रिवृत। नेक्स्ट देखिए 87, निम्नलिखित में से दुर्विरेच्य व्यक्ति को विरेचन के पहले कौन सा कर्म प्रयोग कराना चाहिए? सो आस्थापन। नेक्स्ट देखिए 88, निम्नलिखित औषधि योगों में से किसका प्रयोग वमन कर्म में कफ विलयन विच्छेदन के लिए किया जाता है? तो सैंधव और मधु। 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सही है? तो देखो ये स्वेदन विधि से पूछा गया है। आपको पता है कि अगर आमाशयगत वात है तो वहाँ पर पहले किसकी चिकित्सा करोगे? पहले स्थानगत, ठीक है, पहले स्थान के हिसाब से चिकित्सा करना है। तो आमाशय है ना, कफ बहुलता होगी तो रुक्ष पूर्वक स्वेदन कराओगे, जबकि पक्वाशय है तो वहाँ पर स्नेहपूर्वक स्वेदन कराओगे, ठीक है। सो बोथ बी एंड सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए 90 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से व्यापद में तक्रारिष्ट का निर्देश किया गया है? सो ऑप्शन सी, स्नेह व्यापद में। 91st क्वेश्चन, गिलबर्ट सिंड्रोम इज रिलेटेड टू बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म। 92 क्वेश्चन, उदावर्त द्वारा ना होने वाली व्याधि का नाम इंगित करें। तो ज्वर, वमन, रक्तपित्त। सो कुष्ठ इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 93 क्वेश्चन, आचार्य वाग्भट के अनुसार निम्न श्लोक किस व्याधि का चिकित्सा सूत्र है? कफजे वमनम स्वेदे तीक्ष्ण उष्ण कटु भोजनम, ठीक है। तो ये कफज मूत्र कृच्छ के लिए बोला गया है। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय चिकित्सा 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94th, अनुतर्ष का प्रयोग किस व्याधि की चिकित्सा में निर्दिष्ट है? तो मदात्य में। 95th, निम्न में से किसका प्रयोग विष चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट नहीं है? ठीक है, सो अपकर्षण इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस व्याधि में अगस्त्य हरितकी का प्रयोग निर्दिष्ट नहीं है? तो चरक चिकित्सा 18 में आप देखेंगे इंडिकेशन दे रखे हैं इसकी, अगस्त्य हरितकी की, कि पंचकाश श्वास हिक्का, ठीक है, विषम ज्वर, अर्श ग्रहणी हृदरोग, अरुचि और पीनस, इन सभी डिसऑर्डर्स में अगस्त्य हरितकी का रिजल्ट आता है, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट देखो, कर्दम विसर्ग की चिकित्सा करते समय किन दोषों का ध्यान रखा जाता है? सो कफ और पित्त। तो कैसे याद रख सकते हो? देखो कर्दम मतलब होता है कीचड़, ठीक है, तो याद रख लेना कि इंसान जो है पी के कीचड़ में गिर गया, तो पित्त और कफ पी के। नेक्स्ट देखिए 98, तैर आवृता नाम हृत स्रोतौ मनसाम संप्रबोधनम तीक्ष्णरादो भिषक कुरियात कर्म अभिर वमनादिभि। यह चिकित्सा सिद्धांत किसका है? अपस्मार का, ठीक है। देखिए चिकित्सा सूत्र सबके याद होने चाहिए, ठीक है। चरक चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो वो बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। नेक्स्ट देखो 99th, छिन्न मूला विदाहिंतई, ये किसका सिद्धांत है? तो ये आपका जो है पैतृक गुल्म का है। ऐसे ही और भी आपको चिकित्सा सूत्र मिलेंगे, जैसे कि वातिक गुल्म के लिए आता है पुनः पुनः स्नेह पानम निरूह स अनुवासना, ठीक है, और उसके साथ साथ कफ पित्त अनुरक्षणा, कफ और पित्त की रक्षा करते हुए ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो ये वातिक गुल्म के लिए आया है ना। और कफज गुल्म के लिए आया है कृतमूलम महावास्तु कठिनम स्तिमितम गुरुम जयेत कफकृतम गुल्मम क्षार अरिष्ट अग्नि कर्म भी, ठीक है। तो ये क्षार अरिष्ट और अग्नि, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये कफज गुल्म में करनी चाहिए, ठीक है। तो तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, वातिक में, पैतिक में और कफज में कौन कौन से गुल्म में क्या चिकित्सा सूत्र फॉलो करने हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से रक्तपित्त के किस प्रकार को असाध्य समझा जाता है? सो ऑप्शन डी, दैट इज मंदाग्नि अतिवेगतः। इसके अलावा अगर गति असंख्य गति हो गई है तो उसके लिए बताया हुआ है तस्य आहुर अंतकिम, ठीक है, तो वो अंत की गति असाध्य गति मानी गई है, ठीक है, तो याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा APGT 2017 क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व होता है।
आई होप सो वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर अमंग विद योर अदर कैंडिडेट्स, एंड for more updates click on the bell icon and do subscribe Live Cure Health. Thank you so much for watching. All the best.